हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित समरीवाल। ये है हमारी ई कॉमर्स फ्रंट एंड का एपिसोड नंबर 3। तो लास्ट एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 2 में हम लोगों ने साइन अप और यूज़र परसिस्टेंस बना लिया था। आज की वीडियो में हम लोग कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स को फैच करके यहाँ पे शो करने वाले हैं। सबसे पहले होम स्क्रीन पे मैं यहाँ पे हूँ, तो होम स्क्रीन का यूआई अभी तो खाली है, यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं है। तो होम स्क्रीन का थोड़ा सा यूआई हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं एक नीचे बॉटम नेविगेशन बार बनाऊंगा जो कि बेसिकली हमें डिफरेंट पेजेस पे लेके जाएगी। बॉटम नेविगेशन बार के अंदर मैं 3 ऑप्शंस दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा होम यानी कि होम पेज जहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, वो एक कैटेगरीज का पेज जहाँ पे हमारी सारी कैटेगरीज दिखेंगी सिर्फ। तो होम बनाएंगे, कैटेगरीज बनाएंगे और साथ में एक अपनी जो यूज़र प्रोफाइल है, जो हमारा यूज़र है उसके प्रोफाइल के लिए एक पेज बनाएंगे, यानी कि लॉगआउट वगैरह का ऑप्शन भी वहीं पे होगा। इसके अलावा ऊपर ऐप बार के अंदर यहाँ पे हम एक कार्ट का आइकन देंगे, ठीक है, जहाँ से यूज़र अपनी कार्ट चेक कर सकता है। तो इसे बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक यूआई। सबसे पहले ऊपर एक कार्ट का आइकन आ गया, नीचे होम, कैटेगरीज, प्रोफाइल, तीनों हमारे आइकन्स आ गए। तो बॉटम नेविगेशन बार बन गई, ऊपर की ऐप बार बन गई, दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब इस बॉटम नेविगेशन बार को फंक्शनल बनाना है। और सबसे पहले तो बॉटम नेविगेशन बार जो है इंडेक्स पे वर्क करती है। ये चीज़ तुम्हें हो सकता है पता हो सकता है ना पता हो, तो मैं अभी बता रहा हूँ। यानी कि होम जो है वो 0 पे होगा, कैटेगरीज जो है वो 1 पे होगी और प्रोफाइल जो है वो 2 पे होगी। ठीक है, तो इस तरह से इंडेक्स के बेसिस पे वर्क करता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को पेजेस को चेंज करना है, तो एक्चुअली में पूरा पेज चेंज नहीं होता, यानी कि हर एक के टैब पे कोई अलग से नया पेज नहीं आएगा कि नेविगेटर डॉट पुश करके हम नए पेज पे जाएंगे। नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमें ये जो बॉडी है स्कैफोल्ड की, इसको चेंज करना होगा। यानी कि इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ की ये बॉडी सिर्फ चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली इसी होम स्क्रीन के देखा जाए तो 3 पार्ट्स और बनेंगे, जिसके अंदर एक्चुअली में एक होम होगा, यानी कि जो यूज़र की फीड होगी वो। इसके अलावा कैटेगरीज वाला पेज होगा एक, और एक प्रोफाइल वाला पेज होगा। तो ये तीनों चीज़ें बेसिकली होम स्क्रीन का ही पार्ट है और इसी की बॉडी में आएंगे। लेकिन हाँ, इंडेक्स के अकॉर्डिंगली दिखेगी सिर्फ एक चीज़ एक बारी में। ठीक है, सब एक साथ नहीं दिखेगा, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ वर्क करेगी। तो बॉटम नेविगेशन बार का जो करंट इंडेक्स होता है उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक इंट करंट इंडेक्स जो कि स्टार्टिंग में 0 है। अब तुम स्टार्टिंग में जो भी उसकी वैल्यू दोगे, याद रखना वही यहाँ पे दिखाएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे अगर 1 ले लूँगा इनिशियली, तो जब पेज मेरा लोड होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज में आएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इंडेक्स दे सकते हो। मैं चाहता हूँ कि वो सबसे पहले होम पे आए, तो इसलिए 0। ठीक है, तो यहाँ पे बस सीधा वो होम पे आएगा स्टार्टिंग में। आगे बढ़ते हैं करंट इंडेक्स के अंदर। अब जो ऊपर वाला तुमने करंट इंडेक्स लिया है वो डाल दो, तो करंट इंडेक्स इसका 0 होगा, जो भी हम देंगे वो। इसके बाद एक और यहाँ पे कॉल बैक होता है ऑन टैप नाम से। ऑन टैप का मतलब है जब भी हम किसी पे भी टैप कर रहे हैं तो वो उसका इंडेक्स हमें दे देता है इस तरह से। तो इस ऑन टैप के अंदर तुम्हें एक इंटीजर मिल जाता है। इंटीजर का मतलब है इंडेक्स। तो यानी कि जिस भी आइटम पे मैं टैप कर रहा हूँ उसका इंडेक्स मेरे को मिल जाएगा। यानी कि कैटेगरीज पे टैप करूँगा तो 1 मिलेगा, प्रोफाइल पे टैप करूँगा तो 2 मिलेगा। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग अब जो भी चीज़ करनी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑन टैप के अंदर अब हम इस करंट इंडेक्स को कर सकते हैं चेंज। तो सेट स्टेट करंट इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स। अब यहाँ पे मैंने सेट स्टेट लगा दिया, जबकि देखा जाए तो हम लोग ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्यूबिट्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोवाइडर्स यूज़ कर रहे हैं। खैर अब से तो सिर्फ क्यूबिट्स ही यूज़ करेंगे, प्रोवाइडर्स नहीं करेंगे। तो एनीवेज, लेकिन सेट स्टेट यहाँ पे क्यों लगा है जबकि हम ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट पूरी तरह से अगर यूज़ कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे तुम वो चीज़ लगा सकते हो। अब देखो, जब भी कोई स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करो तो वो करनी चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है, ठीक है, जो यहाँ पे बॉडी आएगी हमारे इस स्कैफोल्ड की, यही अपने आप में पूरी तरह से स्टेट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जैसा मैंने बताया कि बॉटम नेविगेशन बार के करंट इंडेक्स के अकॉर्डिंगली बॉडी में एक बॉडी आएगी। यानी कि अगर होम पे हो तो होम वाली बॉडी आएगी, कैटेगरीज पे हो तो कैटेगरीज वाली, प्रोफाइल पे हो तो प्रोफाइल वाली। तो जब भी तुम होम, कैटेगरी या प्रोफाइल पे टैप कर ही रहे हो तो स्टेट तो चेंज होगी ही होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, पूरी बॉडी चेंज होगी ही होगी। तो इसलिए तुम्हें वहाँ पे स्पेसिफिकली कोई ब्लॉक या फिर प्रोवाइडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पूरी बॉडी अपडेट होनी ही है तो उस केस में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में वो लेंथी प्रोसेस है। होम पे जब हम फीड को एक्चुअली में लोड करेंगे, ठीक है, जो फीड एक्चुअल लोड होगी वो क्यूबिट से होगी। ठीक है, क्यूबिट, ब्लॉक, प्रोवाइडर, जो भी तुम यूज़ कर रहे हो। लेकिन हाँ,
इन पेजेस के अंदर यानी कि होम के अंदर, कैटेगरीज के अंदर, प्रोफाइल के अंदर जो डेटा आएगा, ठीक है, होम के अंदर जो यूज़र फीड में डेटा आएगा, जो कैटेगरीज में जो कैटेगरीज आएंगी वो सारी क्यूबिट्स या प्रोवाइडर्स से आएंगी, क्योंकि वहाँ पे हमें फिर स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हम नहीं चाहते कि सारा वो बार बार अपडेट हो, ठीक है। तो डेटा को स्पेसिफिकली हैंडल करने के लिए वहाँ पे वो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे जब पूरी बॉडी चेंज होनी ही है बार बार, तो इसलिए यहाँ पे वैसा करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इस बॉडी को हमें डायनामिक बनाना है, यानी कि यूज़र फीड, कैटेगरीज और प्रोफाइल, ये 3 स्क्रीन्स अलग अलग बनेंगी। तो इस होम के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग चीज़ें और आ जाएंगी। सबसे पहले तो एक यूज़र की फीड स्क्रीन आ जाएगी। तो ये बना लिया हमने तीनों स्क्रीन्स। अब इन तीनों को थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ बस। तो प्रोफाइल के लिए मैं दे रहा हूँ एक कलर्स डॉट रेड, यूज़र फीड के लिए मैं दे रहा हूँ कलर्स डॉट ग्रीन, और कैटेगरी के लिए मैं दे रहा हूँ कलर्स डॉट येलो। ये कलर्स मैंने इसलिए दिए ताकि हम सिर्फ चेक कर सकें कि ये स्क्रीन्स एक्चुअली में स्क्रीन पे दिख भी रही हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो इन्हें हटा दो यहाँ से। और बॉडी में अब उनमें से एक स्क्रीन दिखेगी डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स। तो ये जितनी भी स्क्रीन्स हैं हमारी, ठीक है, 3 स्क्रीन्स हैं, इनको एक लिस्ट में डाल लो, ठीक है। तो एक लिस्ट ऑफ विजेट स्क्रीन्स नाम से। अब स्क्रीन्स के अंदर उनका ऑर्डर जैसा यहाँ बॉटम नेविगेशन बार में है सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 0 पे होम वाला पेज होना चाहिए, 1 पे कैटेगरी वाला और 2 पे प्रोफाइल वाला। तो सबसे पहले तो हमारी यूज़र फीड स्क्रीन आएगी। तो बस अब बॉडी के अंदर ये हटा दो और यहाँ पे स्क्रीन्स करंट इंडेक्स लिख दो। तो यानी कि करंट इंडेक्स पे जो भी स्क्रीन होगी वो ये बॉडी के अंदर दिखाएगा। तो देखो, होम के अंदर ग्रीन, कैटेगरीज में येलो और प्रोफाइल में रेड। तो ये 3 पेजेस यहाँ पे अलग अलग हमने बना लिए। अब यूज़र फीड पे जो भी यूआई बनाना है वो बना सकते हैं, कैटेगरीज पे जो बनाना है वो बना सकते हैं, प्रोफाइल पे जो बनाना है वो बना सकते हैं। तो वो तीनों चीज़ें बेसिकली यहीं पे दिखाएगा। लेकिन हाँ, रूट इनका सेम है। रूट का मतलब है कि ये सारी चीज़ें होम स्क्रीन पे ही एग्जिस्ट करती हैं, ये अलग से कोई रूट्स नहीं है, ठीक है। अलग से नेविगेटर डॉट पुश करके तुम इस पर नहीं जाओगे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आ गए। अब सबसे पहले वर्क करते हैं अपनी कैटेगरीज पे, ठीक है। सबसे पहले कैटेगरीज को फैच करेंगे और फिर यहाँ पे शो करेंगे। कोई भी डेटा शो करने के लिए, फैच करने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। उसके मॉडल्स के बाद उसकी रिपॉजिटरी बनानी पड़ेगी जो कि एपीआई से कॉन्टैक्ट करेगी, डेटा को फैच करेगी। उसके बाद उसका क्यूबिट बनाना पड़ेगा। क्यूबिट यानी कि जो स्टेट हैंडलर होगा जो कि यूआई और डेटा के बीच में लिंक बनाएगा। और उसके बाद एंड में हम अपना यूआई बना सकते हैं, या फिर तुम चाहो तो यूआई पहले बना लो, क्यूबिट बाद में बना लो, वो सब तुम देख सकते हो। ऑर्डर जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे करो। तो सबसे पहले बनाते हैं अपनी कैटेगरी का मॉडल। तो चलते हैं डेटा के अंदर, मॉडल्स के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं, कैटेगरी। इसके अंदर आ जाएगा मेरा कैटेगरी मॉडल डॉट डार्ट। तो कैटेगरी का मॉडल बनाने के लिए अगेन मैं जेसन टू डार्ट का यूज़ करूँगा और उसके लिए मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए होगा। तो चलते हैं पोस्टमैन में और कैटेगरी में मैंने करा फैच ऑल कैटेगरीज, फैच कर दिया। तो ये आ गई मेरी सारी कैटेगरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेंस फैशन और वुमेंस फैशन। ये 3 कैटेगरीज अभी के लिए इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो इनमें से कोई एक उठा लो, ये उठा लिया। और चलो अब जेसन टू डार्ट में पेस्ट करा। ये अंडरस्कोर वी हटा सकते हो यहाँ से, ये हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ का ये मॉडल बना देगा ऑटोमेटिकली। इसका कुछ भी नेम दे दो, ये कैटेगरी मॉडल लिख देते हैं, जनरेट डार्ट, कॉपी कोड, और बस वापस आ जाओ अपने कोड में और कैटेगरी मॉडल के अंदर इन सबको पेस्ट कर दो। तो ये हमारा कैटेगरी मॉडल बन गया। फ्रॉम जेसन टू जेसन भी उसने हमारे लिए बना दिया। तो जेसन सीरियलाइजेशन भी ऑटोमेटिकली हो चुकी है। तो मॉडल हमारा बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, बनाते हैं एक रिपॉजिटरी इसके लिए। तो रिपॉजिटरी में यूज़र रिपॉजिटरी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो उसी फाइल का मैंने एक डुप्लीकेट बना लिया, ठीक है, यूज़र रिपॉजिटरी का। तो इसे करते हैं रीनेम। तो कैटेगरी रिपॉजिटरी, ये मैंने इसका नेम चेंज कर दिया। तो यूज़र रिपॉजिटरी को कर लो बंद। सबसे पहले तो ये जो यूज़र रिपॉजिटरी है अब इसकी जगह ये कैटेगरी रिपॉजिटरी हो जाएगा। एपीआई सेम रहेगा क्योंकि एपीआई का इंस्टेंस तो यहाँ पे भी चाहिए ही होगा रिक्वेस्ट वगैरह सेंड करने के लिए। लेकिन हाँ, ये क्रिएट अकाउंट वाला फंक्शन यहाँ से हट जाएगा। इसे आर्ग्यूमेंट्स हटाया था सबसे पहले, और क्रिएट अकाउंट की जगह
अब ये क्या फंक्शन है, अब ये फैच के लिए फंक्शन है, तो फैच कैटेगरीज कर देते हैं इसे, ठीक है। फैच कैटेगरीज या फिर फैच ऑल कैटेगरीज, जो तुम्हारा मन करे वो कर सकते हो। ये पोस्ट की जगह ये हो जाएगी एक गेट रिक्वेस्ट, अंदर का सारा डेटा अभी के लिए हटा दो। यहाँ पे अपना URL डाल दो। URL क्या है, सिर्फ स्लैश कैटेगरी। API रिस्पॉन्स सेम रहेगा, वहाँ से कुछ ना कुछ API रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि API रिस्पॉन्स सक्सेसफुल रहा या फिर नहीं। अगर वो नहीं रहा तो मैंने जो भी मैसेज आया उसको कर दिया थ्रो, सिंपल। तो बाकी लॉजिक सेम है, लेकिन अब यहाँ पे ये जो रिटर्न हो रहा है यूज़र मॉडल, अब ये यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि अब कैटेगरीज आ गई हैं, ना कि यूज़र मॉडल। और वो भी सिंगुलर नहीं, मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे तो ये सिंगुलर यूज़र मॉडल था, लेकिन अब मल्टीपल कैटेगरीज आ चुकी हैं। तो फ्यूचर यूज़र मॉडल की जगह अब ये एक लिस्ट ऑफ कैटेगरी मॉडल हो जाएगा। तो बस API रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा है, मैं जानता हूँ कि वो एक लिस्ट ही आएगी, क्योंकि अगर तुम पोस्टमैन में भी देखो यहाँ पे तो एक लिस्ट आ रही है। तो यहाँ ले लेते हैं API रिस्पॉन्स डॉट डेटा एज लिस्ट डायनामिक। तो लिस्ट डायनामिक, मेरे को बेसिकली अपना डेटा मिल गया, पूरी लिस्ट मिल गई। अब इस लिस्ट को तुम्हें कन्वर्ट करते जाना है मॉडल के अंदर, ठीक है, यानी कि जो कैटेगरी मॉडल है उसके अंदर। तो इसको मैंने डाला एक ब्रैकेट में, और डॉट मैप वाला फंक्शन इसके ऊपर मैंने रन करा। तो मैप जो है लिस्ट पे अवेलेबल होता है, और मैप क्या करता है, एक एक करके हर एक एलिमेंट को उठाएगा और तुम्हें यहाँ पे के अंदर देता जाएगा। फिर इस से तुम एक सब लिस्ट बना सकते हो, यानी कि एक न्यू लिस्ट बना सकते हो इस एग्जिस्टिंग लिस्ट से। तो बेसिकली क्या है, एक सिंगुलर एलिमेंट है इस डेटा का, यानी कि मैप है, एक जेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस जेसन को यूज़ करके बस अब कैटेगरी मॉडल बनाते जाओ। तो यहाँ पे कैटेगरी मॉडल फ्रॉम जेसन मैंने उसे पास कर दिया। मैप को कन्वर्ट कर दो अब लिस्ट के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ से लिस्ट करनी है रिटर्न। तो डॉट टू लिस्ट, ये हो गया। तो अब ये पूरी एक लिस्ट बन गई, एक नई सब लिस्ट जिसके अंदर सारे कैटेगरी मॉडल्स होंगे। बस इसे कर दो यहाँ से रिटर्न, और ये वाला कोड यहाँ से हटा दो, क्योंकि यूज़र मॉडल का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ये साइन इन भी है, इसको तो हटा ही दो, ये तो क्योंकि हमारा यूज़र का है, तो इसे भी हटा दो। तो कैटेगरी का मॉडल हमने बना लिया, कैटेगरी की रिपोजिटरी हमने बना ली, तो डेटा का काम तो हमारा हो गया। अब चलते हैं अगला स्टेप, या तो लॉजिक हो सकता है या फिर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से जो भी तुम्हारा मन करे वो तुम पहले बना सकते हो। हम चलते हैं पहले, हम अपने प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो कैटेगरी स्क्रीन पे चलते हैं और थोड़ा सा UI यहाँ पे बनाते हैं। तो किस तरह से मेरी कैटेगरीज दिखेंगी वो मेरे को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले तो इस कंटेनर की जगह यहाँ पे एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आइटम काउंट, अभी के लिए कुछ भी ले लो रैंडम, क्योंकि डेटा अभी तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है। अभी के लिए 5 ले लेते हैं। आइटम बिल्डर कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स। अब यहाँ पे अपना UI बना लो। लेकिन यहाँ पे एट द एंड वेरिएबल ही आना है, यानी कि एक्चुअल जो कैटेगरी होगी वो ही आएगी, तो इसलिए इस तरह से। तो ये बन गया हमारा UI, वेरी सिंपल। तो अब प्रेजेंटेशन का भी हमारा काम हो गया। अब बस इस प्रेजेंटेशन को हमें डायनामिक बनाना है अपने लॉजिक को यूज़ करके। तो चलते हैं लॉजिक में, क्यूबिट्स में एक नया क्यूबिट बनाते हैं, कैटेगरी अंडरस्कोर क्यूबिट। 2 चीज़ें बनेंगी, एक तो कैटेगरी की स्टेट, कैटेगरी स्टेट डॉट डॉट, और एक बनेगा कैटेगरी क्यूबिट डॉट डॉट। सबसे पहले चलते हैं कैटेगरी स्टेट के अंदर, अलग अलग स्टेट यहाँ पे बनानी पड़ेंगी। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ले लो, कैटेगरी स्टेट। अब अगर कोई कॉमन डेटा है जो कि सारी स्टेट्स के अंदर कॉमन होगा, तो वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो। कॉमन डेटा क्या हो सकता है, कॉमन डेटा है वैसे तो, ठीक है, ये जो पूरी लिस्ट होगी कैटेगरी की, इसको हम कॉमन मान के चल रहे हैं कि ये हर एक स्टेट के अंदर होगी, ठीक है। वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर एक स्टेट के अंदर होगी है। कॉमन रहेगा फाइनल लिस्ट ऑफ कैटेगरी मॉडल, ठीक है, कैटेगरीज। तो जब भी कोई कैटेगरी स्टेट को एक्सटेंड करेगा या फिर इनिशियलाइज करेगा, उस केस में ये कैटेगरीज देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो कैटेगरी स्टेट के अंदर ये कैटेगरीज तो होगी, चाहे वो कोई सी भी स्टेट हो। अब अलग अलग स्पेसिफिक स्टेट्स बना लो, यानी कि क्लास कैटेगरी इनिशियल स्टेट, ये आ गई मेरी इनिशियल स्टेट, ठीक है। ये इनिशियली क्या उसकी स्टेट होगी, तो इनिशियल स्टेट में मैं कैटेगरी इनिशियल स्टेट को कर रहा हूँ इनिशियलाइज विद सुपर डॉट कैटेगरीज। जैसा मैंने बताया, अब कैटेगरी स्टेट जो है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और कैटेगरी स्टेट के अंदर दिस डॉट कैटेगरीज रिक्वायर्ड है।
इसलिए मैंने जब इनिशियल स्टेट को इनिशियलाइज करा तो उस टाइम पे सुपर के अंदर कैटेगरीज डाल दी, यानी कि यहाँ पे हम जो वैल्यू देंगे वो सुपर के अंदर जा रही है, ठीक है, सुपर डॉट कैटेगरीज। तो ये चीज़ हम यहाँ से ले रहे हैं। तो सुपर यानी कि जो पेरेंट क्लास है वो। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट का मतलब है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, बिल्कुल ही इनिशियल लेवल पे, यानी कि ऑफकोर्स उस टाइम पे तो कैटेगरी जो है एम्प्टी ही होंगी, 100% श्योर है, ठीक है, इनिशियल में तो ऐसे ही होगा। लेकिन लोडिंग में 100% श्योर नहीं है हम कि कैटेगरीज एम्प्टी हो। मान लो 5 कैटेगरीज ऑलरेडी लोडेड है, लेकिन फिर से लोडिंग स्टार्ट हुई, हमने फिर से कुछ फैच कमांड दी, कुछ भी दिया, तो वो अगली फैच करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि 6th या फिर 7th जो भी है उसे वो फैच करने की ट्राई कर रहा है। तो उस केस में अब पुरानी कैटेगरीज तो एम्प्टी है नहीं, यानी कि पहले से भी 5 है और अब 2-3 एक्स्ट्रा आ रही हैं, तो इसलिए उनका ट्रैक रखना इंपॉर्टेंट था लोडिंग के केस में। लेकिन इनिशियल में किसी का भी ट्रैक रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो हमें, क्योंकि इनिशियल में तो यानी कि सब कुछ एम्प्टी है, सिंपल सीधी बात है। तो चाहो तो तुम इनिशियल स्टेट में ये सुपर डॉट कैटेगरीज ना लेके डायरेक्टली सुपर को एक एम्प्टी लिस्ट दे सकते हो। तो ये बन गई मेरी कैटेगरी की कुछ स्टेट्स, इनिशियल, लोडिंग, लोडेड और एरर। 4 स्टेट्स हमने बना ली, इतनी ही बहुत है। आगे बढ़ते हैं अब कैटेगरी क्यूबिट पे। तो क्लास कैटेगरी क्यूबिट, एक्सटेंड कर रहे हैं क्यूबिट को, और स्टेट का टाइप दे दो। स्टेट का टाइप है कैटेगरी स्टेट। अब इसको एक इनिशियल स्टेट दे दो, यानी कि कैटेगरी क्यूबिट सुपर इनिशियली, ये होगी अपनी कैटेगरी इनिशियल स्टेट में, यानी कि सब कुछ एम्प्टी होगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। एक इनिशियलाइज का फंक्शन इसे दे दो, ठीक है, इनिशियलाइज का एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। ये इनिशियलाइज वाला फंक्शन क्या करेगा, हमारी कैटेगरीज को लोड करेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में इसका मतलब यानी कि जब भी कैटेगरी क्यूबिट लोड होगा उसी टाइम पे इनिशियलाइज भी कॉल होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली उसे मैं कर दूंगा कॉल इनिशियलाइज। तो अब जब भी कैटेगरी क्यूबिट इनिशियलाइज होगा, लोड होगा, ऑटोमेटिकली ये इनिशियलाइज वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और हम यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपल। इस इनिशियलाइज को मैं बना रहा हूँ एसिंक। इनिशियलाइज के अंदर तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस रिक्वेस्ट सेंड करनी है अपनी रिपोजिटरी से, वहाँ से जो भी डेटा आएगा उसको अलग अलग स्टेट्स के थ्रू यहाँ से पास करना है। वेरी सिंपल। तो ट्राई एंड कैच। अगर कैच में आते हैं यानी कि कोई एरर आ जाता है तो सिंपल सी बात है, एमिट हो जाएगी एक नई स्टेट जो कि है कैटेगरी एरर स्टेट। अब यहाँ पे मैसेज दे दो और कैटेगरीज दे दो। मैसेज के अंदर तो जो भी एक्सेप्शन आया होगा वही आ जाएगा, ex.toString, जो भी एक्सेप्शन आया वो। कैटेगरीज के अंदर हाउएवर मैं देना चाहता हूँ जो भी करंटली कैटेगरीज चल रही हैं वो, ठीक है, करंट स्टेट जो भी हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करंटली जितनी भी कैटेगरीज हैं उतनी ही आनी चाहिए। तो स्टेट डॉट कैटेगरीज यहाँ पे डाल देना, यानी कि करंट स्टेट की जो भी कैटेगरीज होगी वो। अब देख सकते हो डायरेक्टली स्टेट के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है, स्टेट डॉट कैटेगरीज। ऐसा इसलिए क्योंकि कैटेगरी स्टेट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी तो कॉमन है, क्योंकि वो डायरेक्टली कैटेगरी स्टेट के अंदर है, ना कि किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर। ये जो मैसेज होगा ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी एरर स्टेट के अंदर एक्सेसिबल होगा, क्योंकि ये वहीं पे डिफाइंड है। आगे बढ़ते हैं। हमें ट्राई करना है अपनी कैटेगरी रिपोजिटरी से रिक्वेस्ट भेजने का। तो एक ऊपर नई फाइनल कैटेगरी रिपोजिटरी बना लेते हैं। ये बना लिया। अब बस रिक्वेस्ट को कर दो सेंड। तो अवेट कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट फैच ऑल कैटेगरीज। इससे हमें मिल जाएगी एक लिस्ट ऑफ कैटेगरी मॉडल कैटेगरीज। ये हो गया। अब बस एमिट कर दो एक नई स्टेट, कैटेगरी लोडेड स्टेट विद द कैटेगरीज। सिंपल। तो ये जो नई कैटेगरीज हमने फैच करी हैं इनको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मत डाल देना स्टेट डॉट कैटेगरीज, क्योंकि करंट जो होंगी उन्हीं को यहाँ पे डाल देगा, और करंटली देखा जाए तो एम्प्टी ही होगी वो, तो बार बार एम्प्टी आता रहेगा। तो यहाँ पे स्टेट डॉट कैटेगरीज नहीं लिखना, हमें यहाँ पे ये जो अपडेटेड कैटेगरीज हमने फैच करी है अभी अभी उनको डालना है, ठीक है। तो इसलिए कैटेगरीज की नई लिस्ट यहाँ पे डाली है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे बस ये ट्राई कैच करने से पहले मेरी स्टेट एक बार और चेंज होगी।
जो कि होगी कैटेगरी लोडिंग स्टेट विद दी स्टेट डॉट कैटेगरीज, यानी कि अभी इस टाइम पे जो भी कैटेगरीज होंगी वही। तो इसके अंदर एग्जिस्टिंग होगी जो भी कैटेगरीज इस टाइम पे चल रही है वो। एरर के केस में भी ऐसे ही होगा, लेकिन हाँ जब हम लोडेड स्टेट डाल रहे हैं तब हम हमेशा अपडेटेड वाली लिस्ट दिया करेंगे, ठीक है, नई स्टेट या फिर नई जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब। तो ये एक चीज़ है। तो कैटेगरीज इस तरह से वर्क करेगी। तो ये बन गया मेरा कैटेगरी क्यूबिट भी। अब इस कैटेगरी क्यूबिट को ऐप के अंदर प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। तो चलते हैं मेन डॉट डार्ट में, जैसे यहाँ पे यूज़र क्यूबिट बना हुआ है ऐसे ही यहाँ पे मैं अपना कैटेगरी क्यूबिट भी बना दूँगा। तो यूज़र क्यूबिट भी आ गया और कैटेगरी क्यूबिट भी आ गया। तो ये होम और ये कैटेगरीज। तो बस अब इस कैटेगरीज वाली स्क्रीन पे इस क्यूबिट को तुम्हें यूज़ करना है, वेरी सिंपल। तो डेटा का काम हो चुका है, प्रेजेंटेशन तुम लेआउट बना चुके हो और लॉजिक तुम बना चुके हो। अब तुम्हें लॉजिक और प्रेजेंटेशन को बस आपस में लिंक करना है। तो उसका पहला स्टेप हो चुका है कि हमने क्यूबिट को करा दिया प्रोवाइड। कैटेगरी स्क्रीन पे चलते हैं और कैटेगरी स्क्रीन पे एक्चुअली में इस लेआउट को डायनामिक बनाते हैं। तो ये जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है अब ये हो जाएगा एक बिल्डर में रैप, और ऐसा वैसा बिल्डर नहीं, एक ब्लॉक बिल्डर में रैप, क्योंकि ऑफकोर्स ये ब्लॉक के अकॉर्डिंग बिल्ड होगा। अगर ब्लॉक में चेंज होगा तो ही ये बिल्ड होगा। और कौन से ब्लॉक के अकॉर्डिंग? कैटेगरी क्यूबिट के अकॉर्डिंग होगा, और कैटेगरी स्टेट आएगी इसके अंदर। बस बिल्डर में भी कॉन्टेक्स्ट और स्टेट। तो बस अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग यूआई मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इफ़ स्टेट इज़ कैटेगरी लोडिंग स्टेट एंड, ठीक है, साथ के साथ एक और चीज़ मैं चेक करना चाहता हूँ कि स्टेट डॉट कैटेगरीज इज़ एम्प्टी, यानी कि करंटली जो कैटेगरीज है वो एम्प्टी है, यानी कि एक भी कैटेगरी अभी तक लोड नहीं हुई है यहाँ पे। और तब हम लोडिंग स्टेट में अगर हैं तो पूरी स्क्रीन खाली है इसका मतलब। तो सिंपली मैं रिटर्न कर रहा हूँ सेंटर में एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, यहाँ आ गया। बस इसको बना दो कांस्टेंट। इसके अलावा सेम चीज़ मैं करूँगा एरर के लिए। तो इफ़ स्टेट इज़ कैटेगरी एरर स्टेट एंड स्टेट डॉट कैटेगरीज इज़ एम्प्टी, यानी कि करंटली कैटेगरीज एम्प्टी हैं, एक भी कैटेगरी अभी लोड नहीं हो रखी है पहले से, और एरर स्टेट आ जाती है। तो उस केस में कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई भी लिस्ट विस्ट नहीं दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ एक एरर दिखेगा जो कि होगा स्टेट डॉट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्टेट का जो मैसेज है ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी एरर में अवेलेबल है। अब ये कांस्टेंट नहीं रहा तो इसे यहाँ से हटा दो। तो अब बस इस आइटम काउंट को बना दो डायनामिक। तो स्टेट डॉट कैटेगरीज डॉट लेंथ, तो देखो 3 हो गए अब वो, क्योंकि 3 ही कैटेगरीज वहाँ पे सेव्ड है। अब ये जो कैटेगरी टाइटल है इसको डायनामिक बना दो। तो डॉलर ब्रेसेस स्टेट डॉट कैटेगरीज इंडेक्स डॉट करके जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी देनी है वो दे दो। लेकिन हाँ, इतना बड़ा लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से उठा के ऊपर ही स्टोर कर लो यहाँ पे फाइनल कैटेगरी। तो एक सिंगुलर कैटेगरी है जो कि यहाँ से हमने उठाई है। तो बस यहाँ पे कैटेगरी डॉट टाइटल में दिखा रहा हूँ। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, मेंस फैशन और वुमेन्स फैशन यहाँ पे आ गया। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ वर्क करेगी। अब एक बार ऐप को करके देखते हैं रीलोड। तो अभी मैं आया हूँ होम पे, देखिए सबसे पहले मेरा होम यहाँ पे आया है। अब चलते हैं कैटेगरीज पे। तो देखो लोड हुआ था स्टार्टिंग में, वो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आया था, ठीक है, 1 सेकंड के लिए आया था बस, ज़्यादा नहीं। तो आके वो चला गया। लेकिन अगली बार जब मैं अब कैटेगरीज पे आऊँगा, फॉर एग्जांपल मैं वापस होम पे गया, वापस कैटेगरी पे आया, तो देखो अब वो फिर से लोड नहीं होगा, वो वहीं की वहीं है, वो बार बार अब लोड नहीं करेगा उसे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनिशियलाइज वाला फंक्शन सिर्फ तब कॉल हो रहा है जब पहली बार कैटेगरी क्यूबिट बिल्ड होगा। और पहली बार कोई भी क्यूबिट कब बिल्ड होता है या फिर कोई भी ब्लॉक कब बिल्ड होता है? तब बिल्ड होता है जब उसका यूज़ होता है पहली बार। फॉर एग्जांपल जब हम ऐप के अंदर फ्रेश आ रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किया रीलोड, तो जब रीलोड करके हम सबसे पहले होम पे आते हैं तो वो यूज़र फीड हमें दिखा रहा है। उस टाइम तक कोई भी यूज़ इस कैटेगरी क्यूबिट का नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं अब कैटेगरीज पे जाऊंगा तब उसका पहली बार यूज़ होगा, और पहली बार यूज़ होगा तो इनिशियलाइज वाला फंक्शन कॉल होगा और वो डेटा को कर लेगा लोड, और कैटेगरी लोडेड स्टेट में आ जाएगा। एक बार ये चीज़ हो गई तो वो एक बार तो लोड हो चुका है। तो बार बार जब तुम आओगे, अगली बार जब भी तुम कैटेगरी स्क्रीन पे आओगे, तो वो बार बार लोड नहीं करेगा, बार बार इनिशियलाइज फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, तब वो पहले से ही अपनी लोडेड स्टेट में है।
ठीक है। और अगर वो पहले से ही लोडेड स्टेट में तो तुम्हारा डेटा जो है बार बार फैच नहीं होगा। तो इस जगह पे तुम्हें सेट स्टेट से बचना है। अगर ये चीज़ तुम सेट स्टेट को यूज़ करके करते तो क्या होता कि तुम कैटेगरीज एक बार लोड हो गई, तुम वापस होम पे जाते, वापस आते कैटेगरीज पे तो फिर से लोड होती, फिर से जाते, फिर से आते, फिर से लोड होती। तो वहाँ पे सेट स्टेट से बचना है, ठीक है, ऐसी चीज़ों में जो कि फंक्शनैलिटी रिलेटेड है और जहाँ पे डेटा फैच करना एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ प्रूव करने के लिए तुम डीबग कंसोल भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये लोड हो रखा है, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड हो रखी है कैटेगरीज के लिए, आगे बढ़ते हैं, वापस गया होम पे, कैटेगरीज पे आया तो देखो कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं हुई, नहीं, होम पे गया कैटेगरीज पे आया, कोई रिक्वेस्ट नहीं सेंड नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सेट स्टेट बकवास है। यहाँ पे अगर तुमने सेट स्टेट यूज़ करा तो तुम फंस जाओगे और वो हर बार इनिट स्टेट पे तुम्हारा फंक्शन कॉल कर रहा होगा और बार बार वो लोड होता रहेगा। तो यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ब्लॉक प्रोवाइडर क्यूबिट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, होम कैटेगरीज और प्रोफाइल के बीच में स्विच करने के लिए वहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहो तो ऑफकोर्स कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। लेकिन कैटेगरीज के केस में नेसेसरी है या फिर डेटा के केस में नेसेसरी है। तो ये बन गई मेरी कैटेगरीज। अब चलते हैं प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। होम पे यानी कि जो यूज़र फीड बनेगी, सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। तो प्रोसीजर उसका भी एकदम सेम होगा। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे यानी कि मॉडल बनाएंगे, उसके लिए एक रिपोजिटरी बनाएंगे, फिर हम चलेंगे प्रेजेंटेशन पे, ठीक है, एक मॉक लेआउट बनाएंगे, सिंपल सा एक लेआउट कि हमें पता लग जाए अच्छा ऐसे ऐसे हम अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने वाले हैं। तो बेसिक सा एक लेआउट बन जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे अपना लॉजिक, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट का क्यूबिट बनाएंगे। उसके बाद हम उन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, यानी कि लॉजिक और प्रेजेंटेशन को आपस में लिंक करेंगे और अपने लेआउट को डायनामिक बनाएंगे। तो वर्क करते हैं हम अपने प्रोडक्ट्स पे। ओके, तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा अपना मॉडल। तो चलते हैं डेटा में, मॉडल्स में, और एक नया फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट। उसके अंदर आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट मॉडल। मॉडल बनाना सेम है जैसे बाकियों का बनाए वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ से उसका रिस्पॉन्स उठा लो। तो प्रोडक्ट के अंदर जाके फैच ऑल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मैं गया, कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लो यहाँ से। फॉर एग्जांपल ये मैंने उठा लिया, और ये प्रोडक्ट्स मैंने मतलब पोस्टमैन से ही ऐड करे हैं। तो तुम भी पोस्टमैन से कोई भी प्रोडक्ट अपने ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी के लिए सिर्फ 2 कर रखे हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो तुम भी मैनुअली पोस्टमैन से ये चीज़ें ऐड कर सकते हो, जितने मर्जी चाहो उतने ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज, किसी एक मॉडल को हमने उठा लिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला उठा लेते हैं। अब चलो जेसन टू डार्ट पे, और बस यहाँ पे उसे कर दो पेस्ट। ये अंडरस्कोर वी चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, हटा दिया। तो बस अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें एक मॉडल बनाना है। तो यहाँ पे उसका नेम दे दो प्रोडक्ट मॉडल, जनरेट डार्ट, कॉपी कोड, और बस उसे प्रोडक्ट मॉडल के अंदर कर दो पेस्ट। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट का मॉडल। यहाँ पे एस आई डी है, एस आई डी का मतलब ऑब्जेक्ट आई डी होता है हर एक मॉडल में। वो बाय डिफॉल्ट जेसन टू डार्ट अंडरस्कोर आई डी को एस आई डी बनाया था। तो एस आई डी को याद रखना, एस आई डी मतलब ऑब्जेक्ट आई डी है। किसी भी मॉडल की अगर हम देखें तो वो एस आई डी उसकी ऑब्जेक्ट आई डी है। बाकी सब तो जो फील्ड थी वही आ गई। उसने ऑटोमेटिकली इमेजेस को लिस्ट स्ट्रिंग ले लिया, जो कि अच्छी बात है, हमें ऐसे ही चाहिए था। तो बस ये चीज़ हो गई। अब बनाते हैं रिपॉजिटरी। तो जैसे कैटेगरी रिपॉजिटरी है, इसी तरह से सेम टू सेम प्रोडक्ट रिपॉजिटरी बनेगी। तो बस उसी को मैंने कर लिया कॉपी, इसकी जगह ये हो जाएगी प्रोडक्ट रिपॉजिटरी। इसके अलावा बस यहाँ पे कैटेगरी रिपॉजिटरी की जगह अब ये भी प्रोडक्ट रिपॉजिटरी हो जाएगा, और फैच ऑल कैटेगरीज की जगह और यहाँ पे फैच ऑल प्रोडक्ट्स आ जाएगा। कैटेगरी तो अब यहाँ से रिटर्न होगी नहीं, सिंपल सी बात है। अब प्रोडक्ट्स का फंक्शन है तो प्रोडक्ट ही रिटर्न होगा, कैटेगरी तो हो भी नहीं सकती। तो इसलिए प्रोडक्ट मॉडल यहाँ पे आ जाएगा। और सेम चीज़ यहाँ पे जब API से रिस्पॉन्स आ रहा है, और हाँ बाकी की रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बस यहाँ पे ये URL चेंज होगा। तो स्लैश कैटेगरी की जगह अब स्लैश प्रोडक्ट पे हमारी रिक्वेस्ट जाएगी। ये चीज़ एक बार चेक कर लेते हैं पोस्टमैन में। तो स्लैश प्रोडक्ट पे ये चीज़ हमें भेजनी है, ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट पे रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो वहाँ से जब रिक्वेस्ट सेंड होगी तो स्लैश प्रोडक्ट से हमें रिस्पॉन्स के अंदर एक और लिस्ट मिलेगी अगेन। तो ये वाला लॉजिक भी सेम ही रहेगा, लेकिन हाँ कैटेगरी की जगह प्रोडक्ट मॉडल के अंदर अब वो होंगे कन्वर्ट, बाकी सब सेम रहेगा। तो पूरी रिक्वेस्ट सेम रहेगी, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस थे। तो ये फैच ऑल प्रोडक्ट्स हमने बना लिया। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस प्रोडक्ट के अंदर, वो है, फिर से चलते हैं पोस्टमैन में, वो है फैच प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। यानी कि किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट्स को फैच करना है तो उसकी आईडी देके, यानी कि कैटेगरी की आईडी देके हम फैच कर सकते हैं। तो ये वाला फंक्शन भी बना लेते हैं, ईजी रहेगा। तो इसी को सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं। तो फैच ऑल प्रोडक्ट्स की जगह फैच प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, ये हो गया। और बस यहाँ पे
कैटेगरी की आईडी ले लेंगे। तो स्ट्रिंग कैटेगरी आईडी। अब जो रिक्वेस्ट है उसका फॉर्मेट देख लो। रिक्वेस्ट बेसिकली इस तरह से बननी है, तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कैटेगरी और फिर कैटेगरी की आईडी, यानी कि स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कैटेगरी और फिर डॉलर कैटेगरी आईडी। तो ये हमारी URL बन गई यहाँ पे। तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश कैटेगरी आईडी पे ये रिक्वेस्ट सेंड होगी, रिस्पॉन्स आएगा API रिस्पॉन्स। उसके अंदर फिर मैं चेक कर रहा हूँ सक्सेसफुल है या फिर नहीं। सक्सेसफुल नहीं है तो API रिस्पॉन्स के मैसेज को यहाँ से कर दिया रिटर्न। वेरी सिंपल। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उस केस में बस मैंने फिर से वही मैप वाला फंक्शन रन किया और जितने भी प्रोडक्ट्स मिले हैं उन सबको प्रोडक्ट मॉडल के अंदर डाल दिया। ठीक है, जो मैप्स थे उनको बेसिकली प्रोडक्ट मॉडल में डाल दिया ताकि हमारी ऐप उनको अच्छे से समझ सके। तो ये हो गए दोनों फंक्शंस जो मेन थे वो हमने बना लिए। यहाँ पे हमें क्रिएट प्रोडक्ट वाला फंक्शन बनाने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि क्लाइंट से उसका कोई लेना देना है नहीं एज सच। अगर तुम एडमिन पैनल बनाते हो तो उस केस में तुम यहाँ पे वो भी डाल सकते हो। तो ये दोनों फंक्शंस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो डेटा का काम तो हो गया, चलते हैं प्रेजेंटेशन पे, स्क्रीन्स में और यहाँ पे होम पे। क्योंकि होम के अंदर ये जो यूज़र फीड है, जो ये होम है हमारा यूज़र फीड स्क्रीन हमने इसका नाम लिया है। यहाँ पे ये यूज़र की फीड है, तो यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। तो इस यूज़र फीड को थोड़ा सा सहने लायक बना देते हैं। अभी ये हरा डब्बा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं इसे। तो रिप्लेस करते हैं इस कंटेनर को, यहाँ से मैंने हटा दिया। इसकी जगह ले रहा हूँ मैं एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अगेन लिस्ट व्यू की जगह चाहो तो ग्रिड व्यू भी ले सकते हो, जो मन करे वो लो, लेआउट जैसा मर्जी बनाओ। आइटम काउंट में अभी के लिए मैं ले रहा हूँ 5। आइटम बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स। तो ये बेसिकली एक प्लेस होल्डर हम बना रहे हैं जहाँ पे एक्चुअल डेटा आएगा, क्योंकि अभी के लिए तो हमने लॉजिक वाली लेयर बनाई नहीं है। तो जब लॉजिक बन जाएगी तब यहाँ पे एक्चुअल जो है डेटा आएगा, लेकिन अभी के लिए तो सिर्फ एक प्लेस होल्डर बनाना है, तो वो बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आइटम बनाना है हमें, जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट किस तरह से दिखेगा वो हमें लेआउट बनाना है। तो उसके लिए मैं ले रहा हूँ एक रो, ठीक है, जिसके अंदर आएंगे चिल्ड्रन। तो रो बनेगी जिसके अंदर 2 पार्ट्स होंगे। पहला तो हमारा इमेज होगा और राइट हैंड साइड में हमारी बाकी की डिटेल्स होंगी, यानी कि प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और उसका प्राइस। तो इस रो के अंदर सबसे पहले तो इमेज आएगी। अब अगेन पूरी ऐप के अंदर इमेजेस लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे कैश्ड नेटवर्क इमेज। तो कैश नेटवर्क इमेज बेसिकली एक पैकेज है जो कि तुम्हारी इमेजेस को कैश करके रख लेगा, यानी कि लोकली स्टोर कर लेगा जब भी तुम उन्हें फैच करोगे। और अगली बार जब तुम उन्हें फैच करने का ट्राई करोगे सेम URL से, तो वो उसे इंटरनेट से फैच नहीं करेगा, वो उसे लोकल स्टोरेज से ही फैच करके यहाँ पे दिखा देगा। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि तुम्हारी इमेज लोडिंग फास्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज़, अगर तुम अपने सर्वर से लोड कर रहे हो तो सर्वर पे लोड भी कम पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स उस चीज़ के लिए अब उसे रिक्वेस्ट नहीं सेंड करनी पड़ेगी सर्वर को, क्योंकि अगर वो लोकल ही लोड हो रही है तो इसमें सर्वर का कोई काम नहीं है। तो इसलिए कैश नेटवर्क इमेज यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। तो इंस्टॉल कर लेते हैं कैश नेटवर्क इमेज। तो फ्लटर पब ऐड कैश्ड नेटवर्क इमेज, ये हो गया इंस्टॉल। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें एक बार ऐप को करना पड़ेगा रीस्टार्ट, क्योंकि हमने कैश नेटवर्क इमेज पैकेज को इंस्टॉल किया है। और ऐसे जो भी पैकेजेस हैं जो कि नेटिव फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कैमरा हो गया, ब्लूटूथ हो गया या फिर स्टोरेज हो गया, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए एक बार ऐप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि उससे रिलेटेड जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो सब हो जाए। तो इसे क्लोज कर दो और मेक श्योर पैकेज तुम्हारा इंस्टॉल्ड हो। यहाँ पे एक बार और सेव कर देते हैं ताकि फ्लटर पब गेट कमांड रन हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब बस ऐप को कर लो फिर से लॉन्च और सब कुछ ठीक से वर्क करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी ऐप रीस्टार्ट। अब चलते हैं अपना UI बनाते हैं। तो मैं कह रहा था कि रो के अंदर सबसे पहले तो इमेज आएगी, तो ले लेते हैं कैश्ड नेटवर्क इमेज। इसको हमें इमेज URL देना पड़ेगा, यानी कि जो भी तुम इमेज दिखाना चाहते हो उसका URL। अभी के लिए तो हमने प्रोडक्ट्स फैच करे नहीं है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी तुम डाल सकते हो एक URL। तो ये आ गया। तो मेरी इमेज आ गई, लेकिन बहुत ही बड़ी आ रही है और यहाँ पे ओवरफ्लो एरर भी आ रहा है। तो इसकी एक दे दो विड्थ। अब विड्थ देखो, चाहो तो तुम 100 दे सकते हो, 200 दे सकते हो, 300 दे सकते हो, जो मन में आए वो दे दो। लेकिन ऐसे देना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि स्क्रीन्स अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं और स्क्रीन के अकॉर्डिंग अगर तुम दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो स्क्रीन की विड्थ उठा लो, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट साइज डॉट विड्थ। तो स्क्रीन की जो विड्थ है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो यानी कि 1/3 पे हमारी इमेज आएगी इतने में, ठीक है, 3rd एरिया में सिर्फ। तो इतने में हमारी इमेज आ रही है। आगे चलते हैं, आप एक कॉलम बना लेते हैं। ये कॉलम बेसिकली डिटेल्स के लिए है, जहाँ पे टाइटल और वो सब दिखेगा। तो ये, और फिर इसके बगल में एक कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक टेक्स्ट प्रोडक्ट टाइटल, एक और टेक्स्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और एक और टेक्स्ट
जो कि हमें दिखाएगा उसका प्राइस में अभी 999 डाल देते हैं रैंडमली, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब कॉलम के अंदर इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को कर लो चेंज, कर दो इसे स्टार्ट, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट में आ जाएंगी और बात खत्म। सबसे पहले तो मैं डिस्क्रिप्शन और प्राइस के बीच में थोड़ा गैप दूंगा, तो एक गैप विजेट यहाँ पे लगाए थे, लो गैप विजेट आ गया। इसके अलावा टाइटल को बोल्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल्स, तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट का कार्ड। अब इस प्रोडक्ट को मुझे पॉपुलेट करना है एक्चुअल डेटा के साथ, तो उसके लिए मुझे लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो प्लेस होल्डर तो बेसिकली बना लिया। हाँ, ये हो सकता है कि तुम इस 999 से पहले रुपी का सिंबल लगा लो, तो वो एक ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर तुम्हारे कीबोर्ड पे है रुपी का सिंबल तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो तुम चाहो तो गूगल से उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो गूगल पे जाना, सिर्फ लिख देना INR सिंबल और इसे यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, तो ये हो गया। तो बस अब इस चीज़ को हमें डायनामिक बनाना है, तो लॉजिक वाली लेयर हमें बनानी पड़ेगी। तो लॉजिक पे चलते हैं और बनाते हैं एक नया क्यूबिट, तो प्रोडक्ट क्यूबिट। तो प्रोडक्ट स्टेट की एक फाइल बन जाएगी और एक बन जाएगी प्रोडक्ट क्यूबिट के लिए। अब जो स्टेट और क्यूबिट है ये काफ़ी हद तक कैटेगरी क्यूबिट जैसा रहेगा और कैटेगरी स्टेट जैसा रहेगा, तो वो बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो चलते हैं मेन डॉट डार्ट में। कैटेगरी क्यूबिट को करा कॉपी और इसकी जगह ये आ गया मेरा प्रोडक्ट क्यूबिट, ये बन गया। अब बस चलो अपनी यूज़र फीड स्क्रीन पे, ये जो यूज़र फीड है, तो ये जो लिस्ट व्यू है अब ये ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही बनेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको रैप कर दो एक बिल्डर में और ब्लॉक बिल्डर में। तो ब्लॉक बिल्डर इसको दोनों टाइप्स दे दो, तो प्रोडक्ट क्यूबिट और प्रोडक्ट स्टेट को करेगा ये यूज़, और कॉन्टेक्स्ट और स्टेट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग UI यहाँ पे बिल्ड करना है, वेरी सिंपल। तो इफ़ स्टेट इज़ प्रोडक्ट लोडिंग स्टेट एंड स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स इज एम्प्टी, तो उस केस में तो रिटर्न हो जाएगा कॉन्स्ट सेंटर चाइल्ड सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। आगे बढ़ते हैं, इफ स्टेट इज प्रोडक्ट एरर स्टेट एंड स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स इज एम्प्टी, तो अगेन सेम चीज़ है कि एरर आ रखा है लेकिन प्रोडक्ट्स भी एम्प्टी हैं साथ के साथ। तो इस केस में अगेन रिटर्न सेंटर, और सेंटर के अंदर बस एक टेक्स्ट डाल दो जो कि होगा स्टेट डॉट मैसेज, यानी कि स्टेट का जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स एरर स्टेट है यहाँ पे। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है तो हमारा लिस्ट व्यू जो है बिल्ड होना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। आइटम काउंट दे देते हैं सबसे पहले। आइटम काउंट अगेन स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ हो जाएगा। तो देखो 2 हो गए वो, क्योंकि 2 ही प्रोडक्ट्स डेटाबेस में सेव्ड है। अब इन्हीं प्रोडक्ट्स का डेटा बस यहाँ पे दिखा देना है, वेरी सिंपल। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे ले लेते हैं स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स। तो इस प्रोडक्ट्स वाली एरे में से मैंने एक सिंगुलर मॉडल उठा लिया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का, तो जो भी करंट इंडेक्स पे होगा वो, तो इसके अंदर आ गया वो प्रोडक्ट के अंदर। अब इस प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पे तुम दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल इमेज URL के अंदर मैं चाहूँ तो दिखा सकता हूँ प्रोडक्ट डॉट इमेजेस 0। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि ये नल भी हो सकता था, तो सिंपल उसे चेक करके डाल दिया। अगर वो नल होगा तो इस पूरी वैल्यू को ये नल ही मान लेगा, बात खत्म। तो स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली नल आ जाएगा। तो अब देख सकते हो यहाँ पे दोनों इमेजेस मेरी आ चुकी है।
तो टाइटल में चलते हैं, प्रोडक्ट डॉट टाइटल आ गया। डिस्क्रिप्शन में चलते हैं, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, ये हो गया। अब देख सकते हो डिस्क्रिप्शन जो है पार ही निकल गया, मतलब वो तो बिल्कुल बाहर ही चला गया इस चीज़ से, उसे कोई मतलब नहीं है कहाँ तक रहना है कहाँ तक नहीं, वो तो सीधे बाहर चले गए भाई साहब। तो इसको ठीक करना पड़ेगा, अभी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 999 की जगह प्राइस आ जाएगा, तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस यहाँ पे लिख दो, ये भी आ गया, सिंपल। अब ये जो डिस्क्रिप्शन बाहर जा रहा है इसका क्या करें, तो इस ओवरफ्लो को हटाने के लिए और इस बॉक्स को एक लिमिटेड विड्थ देने के लिए, ताकि ये टेक्स्ट जो है उसके अंदर रैप हो सके, हम क्या कर सकते हैं कि इस कॉलम को एक फ्लेक्सिबल के अंदर रैप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे रैप कर दिया फ्लेक्सिबल में, तो पूरे कॉलम को ही किया। अब ऐसा करने से ठीक तो हो गया, लेकिन क्यों हो गया वो बताता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखो स्टार्टिंग में एक रो लिया, ठीक है, सबसे पहले एक रो है, रो के अंदर क्या है, एक इमेज है, इमेज का तो अपने आप में एक विड्थ और हाइट होता ही है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो कॉलम होता है उसका ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इमेज के अंदर तो है एक लिमिटेड डायमेंशंस उसकी, लेकिन कॉलम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कॉलम ने क्या करा, इन्फिनिट विड्थ ले ली, यानी कि जितनी भी उसके अंदर कंटेंट होगा उतना ही वो बढ़ता जाएगा, कंटेंट बड़ा होता जाएगा तो वो भी बड़ा होता जाएगा आगे तक, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता था कि ये लिमिटेड रहे एक साइज़ तक, क्योंकि कॉलम जो होता है अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पेरेंट में एक साइज बॉक्स होता जिसकी विड्थ हो 100, तो देखो सिर्फ 100 के अंदर वो चीज़ आ गई, तो कॉलम क्लियरली अपने पेरेंट के साइज़ पे रिएक्ट करता है। लेकिन अब तक जब हम कॉलम को सिर्फ अकेला यहाँ पे लिख रहे थे तब कोई उसका पेरेंट था नहीं, तो वो रो का साइज़ लेने की ट्राई कर रहा था। लेकिन हाँ, रो के अंदर जो भी चिल्ड्रन होते हैं उनका कोई साइज़ नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, उनका कोई भी साइज़ नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए उस बेचारे को कोई साइज़ ही नहीं मिल रहा था, तो वो इन्फिनिटली आगे जा रहा था। इसलिए हमने क्या करा, इसको फ्लेक्सिबल में रैप कर दिया। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल रो के अंदर कैसे वर्क करता है कि जितना भी स्पेस टेकन है बाय अदर विजेट्स, फॉर एग्जांपल कैश नेटवर्क इमेज ने मान लो 500 अवेलेबल है और 500 में से 200 इसने ले लिया, तो बाकी का जो 300 बच गया वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके फ्लेक्सिबल ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो जो भी अवेलेबल स्पेस होता है वो फ्लेक्सिबल ले लेता है, ठीक है, खुद से ले लेता है, इसमें तुम्हें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया, तो इसलिए कॉलम को उसका साइज़ मिल गया फ्लेक्सिबल का, और इसलिए ये सारी चीज़ें अब उसके अंदर रैप हो रही हैं। तो ये था इसके पीछे का लॉजिक। इसके अलावा ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, इनको तुम मैक्स लाइन्स की एक लिमिट दे सकते हो कि इसके अंदर मैक्सिमम कितनी लाइन्स आ सकती हैं, और इसका एक ओवरफ्लो डिफाइन कर सकते हो, ताकि अगर बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन हो तो पूरा यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 2 लाइन्स। अगर मैं यहाँ पे मान लो इस डिस्क्रिप्शन को बड़ा कर दूँ थोड़ा, खुद से कुछ भी रैंडम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बहुत कुछ, तो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन जो है बड़ा होता जा रहा है, 3 लाइन का हो गया, और ऐसे अगर और बड़ा होगा तो 4, 5, 6, 7 आता जाएगा, वो नीचे तक आता जाएगा। मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैक्स लाइन्स हो कुछ, तो 2 ले लेते हैं मैक्स लाइन्स। इसके अलावा ओवरफ्लो होगा, टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस, यानी कि 2 लाइन्स के बाद ऑटोमेटिकली ये एलिप्सिस वहाँ पे लगा देगा। एलिप्सिस का मतलब ये जो डॉट 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 होता है, तो ये एलिप्सिस ऑटोमेटिकली 2 लाइन्स के बाद आ गया। देखो तो अब कितनी भी लाइन्स हो ये दिखाएगा उनमें से 2 ही सिर्फ, सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो टाइटल है उसको भी तुम ऐसे ही दे सकते हो, चाहो तो मैक्स लाइन्स 1 दे दो, मैक्स लाइन्स 2 दे दो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो इसको मैं दे रहा हूँ मैक्स लाइन्स 1, और ओवरफ्लो में टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस, तो इसको भी सेम मैंने एलिप्सिस दे दिया। तो 1 लाइन से ऊपर अगर वो जाएगा इन केस, फॉर एग्जाम्पल इसे करके देख लेते हैं एक बार, तो वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। अब बस यहाँ से ये फालतू का टेक्स्ट हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा दो, ये हो गया। तो 2 लाइन्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ सकता है मैक्सिमम। प्राइसिंग आ गई, गैप विजेट को कर दो कांस्टेंट। अब ये फ्लेक्सिबल जो हमने लगाया, इससे एक और फ़ायदा है, जैसा मैंने बताया ये अवेलेबल स्पेस लेता है, तो अगर तुम फ्लेक्सिबल के बाद कुछ लगा दोगे, फॉर एग्जांपल एक आइकन बटन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ रैंडमली, इसे ऑन प्रेस दे दो और एक आइकन दे दो, क्यूपर्टिनो आइकन्स डॉट कार्ट, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, और जो फ्लेक्सिबल है वो अपने ही स्पेस के अंदर रैप हो जाएगा। तो ये भी एक फ़ायदा है फ्लेक्सिबल यूज़ करने का। तो अब होम पेज हमारा बन चुका है, प्रोडक्ट्स हम कर चुके हैं शो। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो प्राइसिंग है, जैसे इधर कॉमा नहीं आ रहा तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में, तो इतना गंदा सा लग रहा है, तो इसको हम चाहें तो कॉमाज इसके अंदर लगा सकते हैं खुद से। एक पैकेज है INTL, तो वो इंस्टॉल कर लेते हैं, फ्लटर पब एड INTL, ये हो गया। क्लियर करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब सर्विसेज में एक नई फाइल बनाता हूँ फॉर्मेटर नाम से। फॉर्मेटर, तो ये फॉर्मेटर क्या है, अलग अलग चीज़ों के लिए हम फॉर्मेट्स इसके अंदर बना सकते हैं, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो डेट्स हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, जो भी तुम्हें फॉर्मेट करना हो जिस भी चीज़ को, वो हम यहाँ पे बना सकते हैं।
अलग से एक फाइल बनाने से फ़ायदा ये है कि अब ये ग्लोबल बन जाएगा एक तरह से, तो कहीं पे भी पूरी ऐप में अगर नीड पड़ेगी किस चीज़ को फॉर्मेट करने की तो वो ईजिली हो सकता है यहाँ पे। तो एक क्लास बनाते हैं नहीं, फॉर्मेटर। हमें क्या फॉर्मेट करना है, हमें फॉर्मेट करना है बेसिकली एक नंबर। यहाँ पे जो प्राइस है ये एक इंटीजर है, वैसे यहाँ पे तुम इंटीजर की जगह डबल ले सकते हो, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी ये जेसन टू डार्ट ने जो कोड लिखा है उसके अंदर इंटीजर था बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको तुम डबल भी बना सकते हो, सीधा मॉडल में जाके बस डबल लिख देना वहाँ पे और कुछ नहीं करना। तो एक फॉर्मेट प्राइस नाम का फंक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये हमसे क्या लेगा, इंट प्राइस, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस है वो हम इसे देंगे, और हमें ये रिटर्न क्या करेगा, एक स्ट्रिंग, यानी कि एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जिसके अंदर कॉमास लगे होंगे पहले से। तो एक नया नंबर फॉर्मेट यहाँ पे डिफाइन कर लो, तो फाइनल नंबर फॉर्मेट इक्वल टू नंबर फॉर्मेट, ये आ गया। अब इस नंबर फॉर्मेट के अंदर तुम एक स्ट्रिंग डाल सकते हो, और ये स्ट्रिंग डिफाइन करेगी कि कहाँ कहाँ पे कॉमास आएंगे, कहाँ कहाँ पे क्या आएगा, तो ये डिफाइन करेगी वो चीज़। तो नंबर फॉर्मेट के अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे तुम डाल सकते हो, क्या इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, वो तुम चाहो तो ईजिली गूगल पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंबर फॉर्मेट क्लास सर्च करूँ फॉर फ्लटर, ये रहा नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे हम आ गए। द फॉर्मेट इज स्पेसिफाइड एज अ पैटर्न यूजिंग अ सबसेट ऑफ द ICU फॉर्मेटिंग पैटर्न्स। 0 का मतलब है सिंगल डिजिट, हैश अ सिंगल डिजिट ओमिटेड इफ द वैल्यू इज 0, यानी कि अगर वैल्यू 0 होगी तो ये चीज़ हटा दी जाएगी, ये बात याद रखना। फॉर एग्जाम्पल 0 तब यूज़ करना है जब हम जानते हैं कि कितने डिजिट्स उसके अंदर होंगे, जो भी हम वैल्यू को चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिजिट्स हमेशा उसमें होते हैं जो तुम्हें पता है, तो उस केस में 0 यूज़ करना। क्योंकि अगर बाय चांस फॉर एग्जाम्पल प्राइस है 1 लाख, ठीक है, और मैंने फॉर्मेट में डिफाइन कर दिया 1 करोड़ तक का, तो वो हमेशा 1 लाख को भी 1 करोड़ ही दिखाएगा, उसके आगे 0 लगाता रहेगा। हैश का मतलब है ए सिंगल डिजिट ओमिटेड इफ द वैल्यू इज 0, यानी कि अगर वहाँ पे 0 होगा तो वो सिंपली उस चीज़ को दिखाएगा ही नहीं, तो उसमें जितनी भी डिजिट्स रिमेनिंग रह जाएंगी उनको वो नहीं दिखाएगा, अनलाइक 0। तो इसलिए हैश हमें यूज़ करना है। तो चलते हैं अपना फॉर्मेट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट को तो इस टाइप का दूंगा कि हैश कॉमा हैश हैश कॉमा हैश हैश हैश, तो इस टाइप का फॉर्मेट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नंबर फॉर्मेट को यूज़ करके अब मैं फॉर्मेट करूँगा अपने प्राइस को, ठीक है, नंबर फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट प्राइस, और बस इस चीज़ को यहाँ से कर दो रिटर्न। यानी कि फॉर्मेट जो है अपने आप में एक स्ट्रिंग होती है, तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगी रिटर्न। तो बस इस फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट प्राइस को मुझे कॉल करना है, और ऑटोमेटिकली मेरी जो ये प्राइसेस हैं वो सारे फॉर्मेट हो जाएंगे। तो इसको बना लेते हैं स्टैटिक, ताकि डायरेक्टली एक्सेसिबल हो। यूज़र फीड स्क्रीन पे चलते हैं, और प्रोडक्ट डॉट प्राइस जो है यहाँ पे, इसकी जगह अब मेरा ये फॉर्मेटर आ जाएगा। तो इसे हटा दो, फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट प्राइस, इसको दे दो प्रोडक्ट डॉट प्राइस। सेव करा तो देखो कॉमा उसने ऑटोमेटिकली लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि ये तो 999 ही है सिर्फ। तो ये था। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने कैटेगरीज बना ली, ठीक है, प्रोडक्ट्स बना लिए, प्रोडक्ट्स यहाँ पे फैच हो रहे हैं। इसके अलावा हमने फॉर्मेटिंग देखी कि नंबर्स को कैसे फॉर्मेट करना है। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे टॉपमेट प्रोफाइल की लिंक नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर तुम एक सेशन बुक कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो, नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो। और अगर तुम लोग डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।